चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की, और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। सो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे बिहेवियरिज्म के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम बिहेवियरिज्म को एक सिस्टम के रूप में, एक तंत्र के रूप में हम देखेंगे। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या चीज़ें देखी थी, क्या चीज़ें समझी थी। सो यहाँ हम देखते हैं कि हमने बिहेवियरिज्म, किस तरह से बिहेवियरिज्म एक संप्रदाय बन पाया, इसके बारे में हमने देखा था। साथ ही हमने जी.बी. वॉटसन की लाइफ हिस्ट्री को हमने यहाँ ब्रीफ किया था। इसके बाद हमने व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहारवाद स्कूल या संप्रदाय के बारे में हमने इसके कुछ विशेषताओं को हमने यहाँ पे देखा था। सो आज की इस वीडियो में हम वॉटसेनियन बिहेवियर एज अ सिस्टम, व्यवहारवाद को हम एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में हम इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में व्यवहारवाद को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको 7 पार्ट्स में, 7 भागों में बांटकर इसको हम डिवाइड करके इसका अध्ययन हम करेंगे वन बाय वन। सो हम देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स, पोस्टुलेट्स, आंकड़ों की प्रकृति, संबंध का नियम, चयन का नियम और माइंड बॉडी प्रॉब्लम। सो इन 7 भागों में बांटकर हम व्यवहारवाद को एक सिस्टम के रूप में समझने की कोशिश हम करेंगे। सो हम वन बाय वन यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स व्यवहारवाद के अनुसार, बिहेवियरिज्म के अनुसार मनोविज्ञान को किस तरह से डिफाइन किया गया है। सो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको, मैं वहाँ लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। सो जैसा कि हम स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं कि व्यवहारवाद, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि व्यवहारवाद जो व्यवहार का अध्ययन करे, मीन्स इसके अकॉर्डिंग, व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और साथ ही इसको हम, इस स्कूल को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी भी हम कह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यवहारवादियों के अनुसार स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के सामने जब कोई भी स्टिमुलस आता है तो व्यक्ति कोई ना कोई बिहेवियर करता ही है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता ही है। इसलिए व्यवहारवाद की थ्योरी को SR थ्योरी या साइकोलॉजी भी हम कह सकते हैं। और साथ ही हमने देखा कि इनके अनुसार व्यवहारवाद मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है। व्यवहार का मतलब है हर तरह के व्यवहार। अगर व्यक्ति का रिस्पॉन्स कुछ बोलकर होता है, अगर व्यक्ति का रिस्पॉन्स वर्बल होता है, फिजिकल होता है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स होता है जो कि प्रॉपर देखा जा सके, उसको इन्होंने व्यवहारवाद में इंक्लूड किया है। उस रिस्पॉन्स को ही इन्होंने व्यवहारवाद की संज्ञा दी है। और इसी तरह से इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है कि इसमें व्यवहार में इन सभी तरह के व्यवहार आएंगे, जैसे कुछ बोलना, कहना, चलना, हिलना डुलना, भागना, मीन्स इस तरह के जितने भी व्यवहार हैं, वो सारी चीज़ें जो कि स्पष्टता हमें दिखाई देती हैं, हंसना, रोना, किसी स्टिमुलस को देखकर भाग जाना, डर जाना, रोने लगना, ये सभी तरह के जो व्यवहार हैं वो साइकोलॉजी की विषय वस्तु हैं। मीन्स साइकोलॉजी में उन्हीं चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि हमारा वो जो व्यवहार होता है या बिहेवियर होता है, उसके लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं, इन चीज़ों पर व्यवहारवाद फोकस करता है। और साथ ही हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि इन्होंने चेतन को या कॉन्शियसनेस को, चेतन अनुभूति को इन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार किया है, क्योंकि चेतन अनुभूति, चेतन को हम प्रॉपर हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जब जिन चीज़ों को हम देख ही नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम माप नहीं सकते, उन चीज़ों का कोई भी अस्तित्व नहीं है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। सो इसलिए व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इन्होंने, हमें ये भी ध्यान रखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस की थी कि इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादियों के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो एक नेचुरल साइंस है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह ही एक स्वतंत्र विज्ञान है। सो आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज हमने कवर की हैं, चाहे हम वुंड की बात करें या हम विलियम जेम्स की बात करें, सो उन्होंने
चेतन अनुभूति के साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन हम जब व्यवहारवाद की चर्चा करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्यवहारवादियों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है और इसके बदले में इन्होंने 4 अलग अलग मेथड्स बतलाए हैं, जिनमें है इनके अकॉर्डिंग 4 मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं या फिर व्यवहार को हम माप सकते हैं, जिनमें कि ये है, पहला है प्रयोग एवं परीक्षण, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन इज अनुबंधित प्रतिवर्त विधि, कंडीशन रिफ्लेक्स टेक्निक। नेक्स्ट है परीक्षण कार्य विधि, टेस्टिंग मेथड। और लास्ट वन इज शाब्दिक रिपोर्ट विधि, मेथड ऑफ वर्बल रिपोर्ट। सो व्यवहारवादियों ने, क्योंकि इन्होंने चेतन अनुभूति के ही अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड की भी जमकर आलोचना की और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। सो हम इनके जो 4 मेथड्स इनकी थ्योरीज में हमने देखे हैं, उसको हम यहाँ पे एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है प्रयोग एवं परीक्षण, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सो क्योंकि वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, इसलिए इसमें प्रयोग होना बिल्कुल ही नेचुरल है, इसलिए प्रयोग विधि बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल ही नेचुरल है वॉटसन के लिए। और अगर हम परीक्षण की बात करें तो वॉटसन के अकॉर्डिंग जिन चीज़ों को हम लैब में हम टेस्ट नहीं कर सकते, लैब में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उनका हम परीक्षण करके उन चीज़ों को हम माप सकते हैं या उनको हम देख सकते हैं। सो इन्होंने इसके बारे में इस तरह से इसको इन्होंने डिफ़ाइन किया है। आगे अगर हम बात करें अनुबंधित प्रतिवर्त विधि की, कंडीशंस रिफ्लेक्स टेक्निक की, सो यह विधि या यह टेक्निक इन्होंने पेवलर की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से इन्होंने ली है। क्योंकि हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि व्यवहारवाद का जन्म कैसे हुआ। सो हमने वहाँ पे देखा था कि वॉटसन पेवलर की थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने मीन्स इस कंडीशन को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना और इसलिए इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ये कंडीशन, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें, पेवलर की थ्योरी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो इन्होंने कंडीशन को इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड माना साइकोलॉजी के लिए और इन्होंने कंडीशनिंग के 2 एम्स भी बतलाए हैं, कंडीशनिंग के इन्होंने 2 उद्देश्य भी बतलाए हैं। पहला है कि अनुबंधन द्वारा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी संभव है जिसके सहारे जटिल व्यवहार निर्मित होता है। जैसे अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें तो वहाँ पे डॉग का फूड के साथ एक जब बेल बजाकर उसको फूड दिया जाता था तो उसका एक कंडीशनिंग हो गया था। जैसे ही बेल बजता था उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था, मीन्स उसका एक तरह से वो कंडीशनिंग वहाँ पे हो गई थी कि जब बेल बजता था तब उसको खाना मिलता था और कुत्ता जो है वो रेडी हो जाता था, प्रिपेयर हो जाता था, उसके मुंह में सलाइवा भी आता था। आगे जब हम लर्निंग की थ्योरी में जाएंगे या फिर आगे जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स में जाएंगे, सो हम यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट्स और इन थ्योरीज़ की हम वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ हम वॉटसन की थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने इतनी ही चीज़ें ली हैं कि हम व्यवहारवाद को एक सिस्टम के रूप में हम समझ सकें। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा होगा, सो आप इस चीज़ को इस बिल्कुल ही नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि अनुबंधन के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा किसी भी तरह का जो कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर होता है या किसी को अगर कोई लर्निंग करानी है, अगर किसी को कोई चीज़ सिखानी है, तो हम कंडीशनिंग के द्वारा उसको बहुत ही ईजी वे में हम उसको वो चीज़ें सिखा सकते हैं, उसको लर्निंग करा सकते हैं। साथ ही इन्होंने कंडीशनिंग का जो दूसरा एम बतलाया है उसके बारे में बतलाया है कि अनुबंधन के द्वारा उन समस्याओं का भी अध्ययन संभव है जो आत्मनिष्ठ होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। इसका मतलब है सब्जेक्टिव मीन्स जिसकी व्याख्या हर व्यक्ति अलग अलग करे, मीन्स हर व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति हर प्राणी का अपना एक अलग रिस्पॉन्स होता है। सो इसलिए जैसे अगर हम संवेग की बात करें, अगर हम इमोशन की बात करें, तो अलग अलग स्टेजेस में या फिर अलग अलग सिचुएशंस में व्यक्ति अलग अलग तरह के इमोशंस दिखा सकता है। एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग अलग इमोशंस दिखा सकता है। किसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति बहुत ही शांत रह सकता है। कोई और व्यक्ति डर सकता है, कोई और व्यक्ति है जो रो सकता है। सो इस तरह के व्यवहार हम अलग अलग व्यवहार हम देखते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है।
सो वॉटसन ने बतलाया है कि अनुबंधन के द्वारा इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर हैं और साथ ही जो सब्जेक्टिव बिहेवियर होते हैं उनका भी अध्ययन हम इजीली इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कंडीशनिंग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड। सो टेस्टिंग मेथड में व्यवहारवादियों ने बतलाया है कि जब कोई व्यवहारवादी किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करता है तो उसे किसी वस्तुनिष्ठ परिस्थिति के प्रति की गई अनुक्रियाओं या व्यवहारों के मापन में ही उसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब है, यहाँ हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ परिस्थिति, ऑब्जेक्टिव सिचुएशंस, जिसमें हर व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह का व्यवहार दिखाया जाए। मैक्सिमम लोग किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में एक तरह का ही रिस्पॉन्स करें, तो उस तरह के बिहेवियर को हम ऑब्जेक्टिव बिहेवियर या ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। सो इनका मानना था कि जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, जब टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसी तरह की परिस्थिति में की जाती है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है या व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स होता है या उसका जो व्यवहार होता है, उसको मापने में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ हम एक मानसिक परीक्षण कर रहे हैं। हम मानसिक परीक्षण नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है हम व्यक्ति की किसी एक क्षमता का मापन कर रहे हैं। जैसे अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम व्यक्ति की मानसिक क्षमता का पता लगा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपना एक अलग एप्टीट्यूड होता है। सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने, व्यवहारवादियों ने ये स्पष्ट किया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानसिक परीक्षण नहीं है, या क्योंकि यह किसी विशिष्ट क्षमता का मापन मन के पहलू के रूप में नहीं करता। क्योंकि हम अगर एप्टीट्यूड टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो व्यक्ति की किसी हम कैपेबिलिटी को हम मापते हैं, या हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, तो हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। हर व्यक्ति का अलग अलग, मीन्स हर व्यक्ति अपने आप में एक अपूर्व व्यक्ति होता है, एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। सो वहाँ पे हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम मेज़रमेंट करते हैं, ना कि उसके मन के पहलू को हम मापते हैं, ना ही उसका हम मेंटल टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं। सो इसलिए इन्होंने टेस्टिंग मेथड्स को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बतलाया है कि टेस्टिंग मेथड्स के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को या फिर उसके रिस्पॉन्स को हम माप सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने वर्बल रिपोर्ट को भी साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना है, और इस विधि में सब्जेक्ट अपने निष्पादन के बारे में एक रिपोर्ट देता है और व्यवहारवादी इसे भी रिस्पॉन्स समझकर ही इसका अध्ययन करते हैं। मीन्स इसमें हम देखते हैं कि जब किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद व्यक्ति को अपनी एक वर्बल रिपोर्ट उससे ली जाती है कि उसको इस एक्सपेरिमेंट या इस टेस्टिंग का पार्ट बनकर उसको कैसा लगा, उसको अच्छा लगा, या फिर उसको वो काफ़ी बोर हो गया, या फिर ये टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मीन्स उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे ये चीज़ें उससे वर्बली पूछी जाती हैं। सो किसी भी सब्जेक्ट का जो भी रिस्पॉन्स होता है उस पर भी फिर व्यवहारवादी उसका भी अध्ययन करते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। सो इसलिए इन्होंने, व्यवहारवादियों ने या वॉटसन ने वर्बल रिपोर्ट को भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना है। लेकिन अगर हम संरचनावादियों की बात करें तो संरचनावादियों ने कहा है कि व्यवहारवादियों ने वर्बल रिपोर्ट का नाम देकर अंतर्निरीक्षण विधि ही उन्होंने इसे ही डिफाइन किया है। मीन्स व्यवहारवादियों ने अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ही डिफाइन किया है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है और इसे उन्होंने शाब्दिक रिपोर्ट विधि कहा है, वर्बल रिपोर्ट मेथड कहा हुआ है। सो इस पॉइंट पर इनकी आलोचना की गई है। आगे हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन ने अपने व्यवहारवाद में, अपने सिद्धांत में मनोविज्ञान के लिए कुछ विशेष एज्यूम्शंस बनाए हैं, या फिर कुछ विशेष पूर्व कल्पनाएँ उन्होंने बनाई हुई हैं, जिन्हें कि अभिगृहित या पोस्टुलेट्स कहा जाता है। सो यहाँ पे उन्होंने तीन अलग अलग पोस्टुलेट्स उन्होंने बतलाए हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का जो सोल है या इसकी जो आत्मा है उसको हम यहाँ पे पोस्टुलेट्स के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि ग्रंथीय स्रावों तथा पेशीय गतियों से ही व्यवहार का निर्माण होता है, इसलिए व्यवहार को मापा जा सकता है। अर्थात यहाँ पे वॉटसन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, जैसे किसी भी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है
तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ में उसमें मस्कुलर मूवमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। जो चीज़ें हमें बिल्कुल ही क्लियरली दिखाई देती हैं, जिसके के द्वारा हम व्यवहार का निर्माण होता है। और क्योंकि ये चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, इसलिए व्यवहार को मापा जा सकता है। क्योंकि व्यवहारवादी शुरू से ही ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करते आए हैं। मीन्स जिन चीज़ों को वो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जिन चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है, उन्होंने केवल अपने थ्योरी में उन्हीं चीज़ों की इन्होंने बात की है। हार्मोनल चेंजेस को भी हम बिल्कुल ईजिली हम माप सकते हैं, और साथ ही मस्कुलर मूवमेंट को भी हम माप सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसके बाद जो बिहेवियर होता है या फिर जो रिस्पॉन्स होता है, उसको भी हम ईजिली देख सकते हैं। इसलिए व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहार को मापा जा सकता है कि व्यक्ति क्रोध की अवस्था में है, या शांति की अवस्था में, या खुशी की अवस्था में है। जब व्यक्ति खुशी की अवस्था में होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस आता है, तो जैसे अगर किसी व्यक्ति के सामने उसका कोई बहुत ही पुराना फ्रेंड आ जाता है, तो व्यक्ति उसको देखकर खुश हो जाता है। खुशी की अवस्था में भी व्यक्ति के अंदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और साथ ही उसका मस्कुलर मूवमेंट भी होता है। इस तरह व्यवहार को मापा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने बतलाया है कि रिस्पॉन्स मिलने से व्यवहार का निर्माण होता है। इसे भी उचित वैज्ञानिक विधि के द्वारा मापा जा सकता है। मतलब जब व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई रिस्पॉन्ड देता है, तो ही उससे बिहेवियर उसका पता चलता है। जब किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करता है, तो व्यक्ति का के व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है। इसको भी हम प्रॉपर हम माप सकते हैं। आगे इन्होंने बतलाया है कि व्यवहार का एक निश्चित कारण होता है तथा परिणाम निर्धारिता होता है। काउज एंड इफेक्ट डिटर्मिनिज्म, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनटीए-नेट के क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हैं। बिल्कुल ही डीपली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्लियर कर पाते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में आ सकता है, जैसे व्यवहार का निश्चित कारण होता है तथा यह परिणाम निर्धारिता होता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये वॉटसन के द्वारा बतलाया गया है कि व्यवहार, कोई भी व्यवहार जब व्यक्ति करता है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे अगर हमारे सामने अगर कोई सांप आ जाता है, तो सांप को देखकर हम डर जाते हैं, हम डरने का रिस्पॉन्स हम करते हैं, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि सांप एक बहुत ही जहरीला पशु होता है, और सांप बहुत ही जल्दी किसी को भी डस लेता है। इसलिए हमारा व्यवहार यही होता है, किसी भी सांप को देखकर हम या तो डर जाते हैं और हम तुरंत वहाँ से भागने का व्यवहार हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कोई भी बिहेवियर करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो उसका एक निश्चित कारण होता है। हम कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक निश्चित रीज़न होता है, और साथ ही साथ में यह इफेक्ट डिटर्मिनिज्म भी होता है। मीन्स परिणाम निर्धारिता। हम कह सकते हैं कि सांप हमें डस सकता है, तो डसने से हमारी मौत हो सकती है, इसलिए हम वहाँ से जल्दी हम भागने का व्यवहार हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार काउज और इफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है। ये टॉपिक्स, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियरली याद होने चाहिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ डेटा, आंकड़ों की प्रकृति। क्योंकि वॉटसन ने हमेशा शुरू से ही इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए हम देखते हैं कि इन्होंने हमेशा ऑब्जेक्टिव डेटास पर ही इन्होंने फोकस किया है। और वैसे व्यवहार जो विशेष समय या स्थान में किए जाते हैं तथा पेशीय ग्रंथीय के वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, वे ही प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इनका सामान्यीकरण भी किया जा सकता है। इसको हम बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। नेचर ऑफ डेटा मीन्स वॉटसन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें या जो वैसी चीज़ें जो कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, जैसे सांप को देखने के बाद मैक्सिमम लोग भागने का ही रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार है या फिर ये जो रिस्पॉन्स है, ये एक ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, और इसलिए इस तरह के जो डेटाज होते हैं उनके बारे में वॉटसन बात करते हैं। इसलिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव डेटाज पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, और हम इन डेटाज को हम जनरलाइजेशन भी हम इनका कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग सांप को देखकर भागने का व्यवहार करेंगे। सांप को देखने के बाद व्यक्ति के अंदर में हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, व्यक्ति में डर की चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी, और व्यक्ति में मस्कुलर मूवमेंट भी होगा। व्यक्ति जल्दी उसकी सांस तेज हो जाएगी, व्यक्ति का चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, और व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में यही व्यवहार किया जाएगा।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन। सो वॉटसन ने बारंबारता और नवीनता का नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी और लॉ ऑफ रिसेंसी को संबंध के नियम के रूप में मान्यता दी है। आगे इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग में हम आगे पढ़ेंगे। सो वहाँ पे हमारी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि वॉटसन ने एक कंडीशनिंग के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जुड़ती हैं, बेल बजता है तो फूड आता है, तो यहाँ पे एक तरह से ये चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं या ये घटनाएं आपस में जुड़ रही हैं। सो इसे ही इन्होंने वॉटसन ने समझाने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी जब बार बार ऐसा होता है, बार बार जब बेल बजने पर ही खाना आता है, तो व्यक्ति उस बिहेवियर को सीख लेता है, व्यक्ति में इस चीज़ की कंडीशनिंग हो जाती है। सो इसके बारे में ही वॉटसन ने यहाँ पे समझाया हुआ है। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि प्राणी एक साथ कई तरह के स्टिमुलस से उत्तेजित होता है, परंतु कुछ ही स्टिमुलस के प्रति वह रिस्पॉन्स करता है। अतः प्राणी ऐसे द्वीपक का चयन अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। अतः अनुक्रिया तथा उचित स्टिमुलस का चयन किया जाना जन्मजात एवं अर्जित होता है। मीन्स हम देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग तरह के स्टिमुलस से उत्तेजित होता है, अलग अलग स्टिमुलस पर व्यक्ति का ध्यान जाता है। सो अब ये चीज़ें कैसे डिफ़ाइन होंगी कि व्यक्ति किस स्टिमुलस को देखेगा, किस स्टिमुलस पर ध्यान देगा या किस स्टिमुलस को ध्यान नहीं देगा, या किस स्टिमुलस पर व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा या किस स्टिमुलस पर व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो ये व्यक्ति की अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं और इसको वॉटसन ने जन्मजात बतलाया है कि व्यक्ति का जो ये प्रवृत्ति होता है वो जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, सो उसकी जो एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं या एक्वायर्ड लर्निंग होती है, उसके अकॉर्डिंग भी व्यक्ति अपने स्टिमुलस को व्यक्ति सेलेक्ट करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। सो आगे हम देखते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम। क्योंकि वॉटसन का मानना था कि चेतन जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, क्योंकि उसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, ना ही इसकी जांच की जा सकती है, इसीलिए चेतन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसलिए व्यवहारवादियों ने प्राणियों के शारीरिक अनुक्रियाओं को ही इम्पोर्टेंट बतलाया है और इन्होंने मस्तिष्कीय अनुक्रियाओं को महत्व नहीं दिया है और इन्होंने ब्रेन को मिस्ट्री बॉक्स कहा है। सो हम कह सकते हैं कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट केवल बॉडी पर ही फोकस करते हैं, केवल रिस्पॉन्ड पर ही फोकस करते हैं, जिन चीज़ों को देखा जा सके, जो फिज़िकल रिस्पॉन्ड व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उनका ध्यान सिर्फ इस पर ही होता है। इसलिए इन्होंने माइंड को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसको ना देखा जा सकता है, ना इसकी जांच की जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉटसन ने माइंड बॉडी प्रॉब्लम वॉटसन की साइकोलॉजी में है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने माइंड के बारे में कभी बात ही नहीं की, माइंड को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कॉन्शियस को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसलिए इनकी साइकोलॉजी में माइंड बॉडी प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने केवल बॉडी पर ही फोकस किया है और इन्होंने ब्रेन को मिस्ट्री बॉक्स कहा है कि ब्रेन के द्वारा ही सारे रिस्पॉन्ड किए जाते हैं, इसलिए ब्रेन एक मिस्ट्री बॉक्स है। लेकिन फिर भी ब्रेन को भी हम प्रॉपर इस तरह की अनुक्रियाएं करेगा या क्या करेगा, इसको भी प्रॉपर हम माप नहीं सकते। इसलिए क्योंकि इन्होंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की, इसलिए इनकी साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने माइंड को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इनकी साइकोलॉजी को माइंडलेस साइकोलॉजी कहा जाता है। सो यहाँ पे हमने वॉटसन की थ्योरी को या फिर व्यवहारवाद की थ्योरी को हमने यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने यहाँ पे समझा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो में तैयार करूँ। सो आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस डेट भी बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं और आप अपनी तैयारी जारी रखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।